नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ जो सिविल ब्रांच के हैं और जिनको CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स के अंदर A+ ग्रेड प्राप्त करनी है। देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें कुछ डिस्टरबेंस हुई थी और नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। मैं उसको समझ नहीं पाया था। वापस मैंने उसको सुधार करके जहां पे समस्या आई थी वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा आपका कोई चीज छूट गया है। देखिए, मैं जिस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था वो ये है, मैंने डिस्कस कर लिया था लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लिमिट स्टेट डिजाइन की बात कर रहे थे। वास्तव में हमको लिमिट स्टेट की परिभाषा देनी थी और यानी वी हैव टू डिफाइन लिमिट स्टेट। लेकिन किसी भी चीज को डिफाइन करने से पहले उसको समझाना जरूरी होता है, तो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। डेफिनेशन भी अभी आ जाएगी। तो चल रहे हम। मैंने इंग्लिश में बोल दिया था, हिंदी में बोल दिया था, एक बार फिर बोल देता हूँ लिमिट स्टेट के बारे में। इट इज सुटेबल फॉर all types of structures because it is the most economical and failure mode can be visualized very easily। यानी यह सभी प्रकार की संरचनाओं के लिए उपयुक्त है क्योंकि ये मितव्ययी है एवं विफलता के प्रकार को भली भांति समझा जा सकता है। हम इतना उस समय बोल चुके थे, उसके बाद वॉइस बिगड़ गई थी। आगे चलिए। ये का मतलब लिमिट स्टेट, ये सामर्थ्य एवं सेवाकारिता की सीमांतावस्था के रूप में भी होती है। यानी ये दो प्रकार से आगे इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ, एक सेवाकारिता यानी कि सर्विसिबिलिटी। तो हम बात करते हैं सामर्थ्य की और सेवाकारिता की। मैंने देखिए इंग्लिश में जो लिखा है ना वो तो आपको कोड में मिल जाएगा, ऊपर मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं, एक तो होती है प्लास्टिक स्ट्रेंथ, हिंदी में देखो सुगठित सामर्थ्य। फिर आती है, और ये जो कंसेप्ट है ना ये सब स्ट्रेंथ में आते हैं। फिर आती है ओवरटर्निंग यानी कि उलटना। फिर आती है बकलिंग। बकलिंग के कई शब्द हैं हिंदी के अंदर। बहकना, व्याकुंचन, विकलांगता, पंगुता, ये चार चार इसके पर्यायवाची हैं बकलिंग के लिए। फिर आता है फटीग। फटीग को हिंदी में भी हम फटीग ही लिखते हैं नॉर्मली। इसका अर्थ ही होता है फटीग का रिपीटेड स्ट्रेस एंड और वाइब्रेशंस। देखिए कई बार मेंबर्स के अंदर स्ट्रेस जो होती है बार बार चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, और रिपीट होती रहती है। एक स्ट्रेस लगातार कांस्टेंट नहीं रहती है, लगातार बदलती है और वापस वही स्ट्रेस कभी 2 बार कभी 4 बार आती रहती है। इसके अलावा उसकी नेचर भी चेंज होती रहती है, या कुछ कंपन वगैरह भी इसमें आ सकते हैं, या दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जो चीज है ना सब मिलकर एक जो प्रभाव पैदा करती है, एक नुकसानदायक है ये स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको अपन इस कॉन्सेप्ट कहते हैं फटीग। और उसके अलावा आता है क्रैक्स। क्रैक का मतलब होती है दरारें। ये जो है आपको स्ट्रेंथ के अंदर आता है। कुछ चीजें कॉमन भी होती है थोड़ी बहुत, जैसे कुछ पोर्शन इसमें होता है, कुछ पोर्शन उसमें होता है। लेकिन मोटे तौर पर ये बातें सारी कोड में लिखी हुई है जो मैंने आपको हिंदी में लिख के बता दी है। इसके बाद आता है सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी के अंदर जो मुख्य तौर पर बातें आती है, पहली आती है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को कहते हैं हिंदी में विक्षेप। फिर वाइब्रेशंस, देखो यहाँ वाइब्रेशन का बड़ा प्रभाव है, उसमें थोड़ा छोटा था लेकिन यहाँ मेन है वाइब्रेशन यानी कि कंपन। फिर आता है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन इसको कहते हैं हिंदी में क्षरण। कोई चीज है ना क्षरित हो जाती है, उसको बोलते हैं। जैसे कोई किसी
धातु वाले पदार्थ पर कोई चीज गिर जाए, एसिड गिर जाए तो वो वहां से गल जाता है, उसको कहते हैं वो क्षरित हो गया है, तो उसको बोलते हैं डिटेरियोरेशन। फिर आता है कोरोजन, जंग लगना। और पॉन्डिंग, पॉन्डिंग का मतलब होता है जल ग्रहण, यानी वहां पे पानी इकट्ठा हो जाना, उसको कहते हैं पॉन्डिंग। ये बातें आती है सर्विसिबिलिटी के अंदर आती है। तो आगे चलते हैं। अब मैं एक्चुअली जो हमारा प्रश्न था ना, लिमिट स्टेट की परिभाषा दीजिए, अब मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। एग्जाम में अगर आपको परिभाषा पूछी जाती है 3 नंबर में, तो आपको इतना कुछ नहीं लिखना है जो मैंने भी बोला है, वो तो 8 नंबर में करना है। लिमिट स्टेट पे 8 नंबर का सवाल भी आता है 8 मार्क्स का, तब सारी बातें लिखनी है आपको जो भी मैंने बोली है, समझाई है अभी, मतलब अभी इस वीडियो में प्लस पिछली वाले वीडियो में डिटेल में देगा। ये था ना क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन लिमिट स्टेट। हम इस पर डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। ये जो सारी बातें मैंने समझाई थी आपको पिछले वीडियो में, वो प्लस जो अभी आज समझाइए थोड़ी बहुत, वो 8 नंबर के हिसाब से करनी है। हमको केवल बतानी थी परिभाषा, लेकिन वो परिभाषा मैं आपको समझा नहीं सकता था, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में बताई है। अब मैं परिभाषा बता रहा हूँ आपको, और ये आपको लिखनी है 3 नंबर के अंदर। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। हैंस, यानी इतना समझने के बाद मैं कह रहा हूँ हैंस, यानी अतः। हैंस द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड serviceability requirements before failure occurs is called a limit state. उसको लिमिट स्टेट कहते हैं। हिंदी में बोलूं, अतः किसी संरचना के विफल होने से पहले सुरक्षा एवं सेवा कार्यता की आवश्यकताओं की दृष्टि से स्वीकार्य सीमा को सीमावस्था कहा जा सकता है। आगे देखिएगा, बियॉन्ड विच, यानी जिसके बाद, बियॉन्ड विच द स्ट्रक्चर नो लॉन्गर सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड। यानी इस सीमा के पश्चात, कौन सी सीमा? लिमिट स्टेट। इस सीमा के पश्चात संरचना विशिष्ट आवश्यकताओं के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। ये अगर लिखेंगे आप, 3 नंबर में से 3 ही मिलेंगे, 3.25 भी नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सामर्थ्य की सीमा अवस्था को संक्षेप में समझाइए। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, 8 नंबर में डिटेल में जो किया था ना, उसमें आ गया था। और ये 2022 में आया हुआ है। मैं अभी पेज नंबर वगैरह नहीं बताऊंगा, आप सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। आपके पास में पीडीएफ है मेरी। पेपर 2022 का जो आया था अभी लेटेस्ट वार्षिक पद्धति में, यानी जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, उसके पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, उसका भी बी पार्ट, हमको सामर्थ्य की सीमांत अवस्था को समझाना है। तो इंग्लिश में कोड वाला ही लिखें, जो कोड में लिखा हुआ है, कोड में कहा है, देखिएगा ये रहा। अब मैं कोड भी खोल के नहीं बताऊंगा, अब आप लोग सब समझदार हैं। देखिए पेज 28 क्लॉज 5.2.2.1 आप नोट कर लें और कोड खोल के लिखें इंग्लिश में एज इट इज, और हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखिए हिंदी में मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये शामिल है, इसमें मतलब सामर्थ्य की सीमांत अवस्था में संरचना की साम्यावस्था का आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। इंग्लिश में लिखा हुआ सारा, पार्शियल और कंप्लीट फिनिशिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना की स्थायित्वता यानी कि स्टेबिलिटी, संरचना की स्टेबिलिटी का आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, इन बातों पर डिस्कस किया जाता है इसके अंतर्गत सामर्थ्य की सीमांत अवस्था में। फिर संरचना की आंशिक या पूर्ण रूप से विक्षेपण के कारण
यानी कि डिफॉर्मेशन के कारण इसका विफल होना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। फटीग के कारण दरारें पड़ना, ये भी इसी में आता है। और भंगुरता के कारण दरारें पड़ना, यानी दरारें जो पड़ना होता है ना, चाहे फटीग के कारण हो चाहे भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस, वो दोनों ही इसी के अंतर्गत आते हैं। किसमें? सामर्थ्य की सीमांत अवस्था में। और ये आपको मिलेगा पेज 28 5.2.2.1 के अंदर। इंग्लिश में लिखा पड़ा है, जो इंग्लिश में लिखा था मैंने कोशिश की उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं आप लोगों के लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी इन शॉर्ट। ये देखिए 2021 में आया हुआ है, ये 2021 में आया हुआ है, पेज नंबर 8 पीडीएफ का, और क्वेश्चन नंबर है इसमें 8वें का पहला। देखिए कोड में ये पेज नंबर 28 पर है, पेज 28 पर। इसका जो क्लॉज है वो 5.2.2.2 है। इंग्लिश में एज इट इज लिखे आप, कोड वाला, और हिंदी में मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है आपके लिए। हिंदी में मैं बोल के सुना रहा हूं आपको। इसमें इसमें का मतलब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसमें ये शामिल है। पहला, विक्षेपण एवं विक्षेप, डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन। कैसे? ऐसे विक्षेपण और ऐसे विक्षेप जो संरचना की सुंदरता को नष्ट या प्रभावित करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, डिजाइन इससे फेल नहीं हो रही है, लेकिन कुरूप दिखता है, सर अच्छा नहीं लगता है। आप वो रोटी खाते हैं ना, पकी पकाई बिल्कुल, और एक वही रोटी तो पकी हुई है लेकिन आड़ी टेढ़ी है, गोल नहीं है, तो है तो खराब, है तो अच्छी पकी हुई, कच्ची तो नहीं है, लेकिन दिखती तो खराब है ना। वही फर्क समझिए आप। स्ट्रक्चर फेल नहीं हो रहा है, तो क्या बोला इसमें? जो संरचना की सुंदरता को नष्ट या प्रभावित करते हैं, ऐसे विक्षेपण, ऐसे विक्षेप, या इसके प्रभावी उपयोग को प्रभावित करते हैं, या इसकी कार्य क्षमता को बुरी प्रकार से प्रभावित करते हैं, या इसके असंरचनात्मक अवयव एवं फिनिशेस को नुकसान पहुंचाते हैं। भाई असंरचनात्मक से क्या मतलब? यानी जो अवयव संरचनात्मक नहीं है, यानी जो लोड नहीं लेते, इस प्रकार की बात कर रहे हैं अपन। तो उनकी जो फिनिशेज है, मतलब वो ऐसे अवयव या जो फिनिशेज जैसे फ्लोर फिनिश वगैरह, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। वो सारी बातें इस विक्षेपण और विक्षेप के कारण संभव है, इसके अंतर्गत आती है। ये बातें हम लेते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर। दूसरा, पूरी संरचना या इसके किसी भाग में कंपन हो रहा हो, पूरी संरचना में, होल स्ट्रक्चर या कोई इसका पार्ट। कैसा कंपन? टोटल फेलियर वाला कंपन नहीं। देखिए, जो संरचना में रहने वालों के लिए असुविधाजनक हो, जो संरचना को क्षतिग्रस्त करे, जो संरचना की प्रभावी कार्य क्षमता को प्रभावित करे। ये देखिए मैंने आगे नोट लगाया है, नोट कोड के एनेक्सर सी, पेज 121। ये जो आपको मैंने बताई बात कंपन के बारे में, इस पे आप अगर कोड के पेज 121 पर जाएंगे, हालांकि ये भी आपके काम का नहीं है, मैंने ये आपको फ्यूचर के लिए बताया, कभी आप ज्यादा डिटेल में जाए तो। पेज 121 कोड का एनेक्सर सी में इसका समाधान दे रखा है कि समाधान कैसे होगा। हालांकि ये भी आपके सिलेबस की बाहर की बात है, लेकिन इसको उल्लेख करना जरूरी था। जो कुछ बच्चे जिनकी इच्छा होती है ज्यादा देखने की, समझने की, वो कोड के पेज नंबर 121 पे जा सकता है। तीसरा पॉइंट, मरम्मत योग्य क्षति या फटी के कारण दरार है। ऐसी क्षति जो मरम्मत योग्य हो, यानी रिपेरेबल हो, या फटी के कारण जो इसमें क्रैक्स हो गए डेवलप, तो जिसकी मरम्मत पॉसिबल हो, वो बातें इसके अंदर आती है। फिर जंग लगना भी इसमें आता है, इसी सीमा में आता है। कार्य अवधि, कार्य अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन, यानी हम
कितना ड्यूरेशन तय करते हैं, उससे कितना ज्यादा समय लग गया, कितना कम समय लग गया। हम कहते हैं कई बार ये स्ट्रक्चर हमारा 2 महीने में बनना चाहिए, अब 2 की जगह वो 2.25 महीने लग गए, 2.5 महीने लग गए, तो वो चीज होती है ना, उन बातों को हम इसके अंतर्गत लेते हैं। इसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, उसके बाद अग्नि, फायर, ये भी सारी बातें इसके अंदर आती हैं। इन सब बातों पर विचार किया जाता है डिजाइन के अंदर, और ये सब बातें जब अच्छे से तय होती हैं तो डिजाइन बहुत अच्छी बनती है। तो ये आपको अगर बताया है, ये जो सवाल 3 नंबर का है। अच्छा, जो मैं सवाल कई बार लिखता हूँ ना 3 नंबर का, वो आपके कभी अच्छे भाग्य हो तो 8 नंबर में आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आंसर आपको, आपने नोट किया होगा, ये सभी आंसर आपको कोड में मिल रहे हैं, और मैं पेज नंबर बाकायदा आपको लिख के दे रहा हूँ। आगे चलें, ये पेज नंबर हो गया हमारा अभी 41 पेज। अभी हमने किया था पेज नंबर 40, अब कर रहे पेज नंबर 41। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आंशिक सुरक्षा गुणांक को समझाइए। आंशिक सुरक्षा गुणांक को समझाइए। वैसे तो मैं इसको समझा चुका हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, ये 2021 स्पेशल में आया हुआ है, 2021 स्पेशल। अगर पेज नंबर 4 देखें आप, मेरे पीडीएफ जो भेजी उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है। पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन पहले का पहला, आंशिक सुरक्षा गुणांक को समझाइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिएगा रेफरेंस पेज 4, कोड में पेज नंबर 4 पर, ये मैं आपको पहले बता चुका था, क्लॉज 1.3.69। एक्चुअली इसमें बहुत सारे इसमें होते ना टर्म्स, टर्मिनोलॉजी होती है, अलग जो पदों की व्याख्या। स्टील डिजाइन में बहुत सारे टर्म्स काम आती हैं, उन सभी टर्म्स को एक साथ समझाया गया। ये बहुत काम का पॉइंट है, ध्यान रखना। ये 1.3.123 करके जो 69वें नंबर पर जो है, वो आंशिक सुरक्षा गुणांक के बारे में लिखा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टर्म्स लिखी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हो सकता है कि कई क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिल जाए। अंडर 1.3 टर्मिनोलॉजी, यानी कि पदावली, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था दूसरा। आप मेरा वीडियो नंबर 2 देखें, उसमें पेज जैसे ये पेज है ना, ये 41 पेज है, तो वीडियो नंबर 2 में पेज 6 था, उसमें मैंने इस पर डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल मैं आपको आंशिक सुरक्षा गुणांक यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की परिभाषा दे रहा हूँ। देखिए, आंशिक सुरक्षा गुणांक को हम 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, दोनों सही हैं। अगर आप अभिकल्प भार लेते हैं, उसमें भाग लगाते हैं क्रियाशील भार का। अभिकल्प भार का मतलब होता है डिजाइन लोड, और क्रियाशील भार का मतलब होता है वर्किंग लोड। तो डिजाइन लोड में वर्किंग लोड का भाग लगाएं। नेचुरली डिजाइन तो ज्यादा के लिए किया गया हुआ ना, हम कहते हैं हमने 100 टन भार उठाने के लिए डिजाइन किया है, तो भार 100 थोड़ी आएगा, भार तो 80-70 ऐसे कुछ आएगा ना, क्यों। तो डिजाइन लोड के अंदर भाग लगाएं वर्किंग लोड का, या प्रतिरोधिक क्षमता यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स या रेजिस्टिंग कैपेसिटी, उसमें भाग लगाएं डिजाइन लोड का। देखिए, ये बात मैं समझा चुका था। हम आपसे कहते हैं कि क्रियाशील भार है, मान लीजिए 100, मैं यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, 100 यूनिट क्रियाशील भार है 100। डिजाइन किया आपने उसको 130 के लिए, और ले सकता है वो 150, मेरे पास समझिए ना इस प्रकार से। तो रजिस्टिंग जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। तो रजिस्टिंग क्षमता जो होती है, उसके अंदर अभिकल्प भार का भाग लगा देंगे, यानी कि रजिस्टिंग कैपेसिटी में डिजाइन लोड का भार लगाएंगे, तो उसको भी हम आंशिक सुरक्षा गुणांक कहते हैं। तो जब कभी आपसे कहा जाए आंशिक सुरक्षा गुणांक को समझाइए, तो आप ये दोनों लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने समझाया था आपको कि प्रतिरोधक क्षमता बड़ी होती है अभिकल्प भार से, यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स इज ग्रेटर देन डिजाइन लोड, एंड डिजाइन लोड इज ग्रेटर देन वर्किंग यानी कि कार्यकारी भार। आंशिक सुरक्षा गुणांक 99.99% के मतलब कि 99.99 केसेस के अंदर, मतलब 99.99% कह दो, एक से ज्यादा ही होता है।
कभी कभार कोई बहुत ज्यादा गलतियां हो जाए और आप निकालो और एक से कम आ जाए तो इसका लोग गलती है। नॉर्मली बहुत ज्यादा जो विषम परिस्थिति होती है ना, तब ऐसा होता है। हम डिजाइन करते हैं 200 के लिए, और कोई ऐसी ही बात आ जाए और उस केस के अंदर वो विफल हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना घट गई हो, कोई तूफान आ गया हो, कोई भूकंप आ गया हो, तब जब अनुमान से बहुत ज्यादा काम हो जाता है तब ये उस केस के अंदर ये पूरी स्थिति। हालांकि आजकल तो ऐसी आ गई है एक टेक्निक कि हम हर चीज को देखकर चलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप, हम तो यहाँ तक कहते हैं एग्जाम में आपसे कहे ना, आप कहे ना आंशिक सूर्य एक से ज्यादा होता है। हालांकि ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया, समझ है कि कोड में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी लिख दिया इसको, वरना हमेशा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एक से ज्यादा ही होता है। अगला, ये लिमिट स्टेट डिजाइन में काम आता है। बात ध्यान सुनेगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो एक टर्म है, ये जो पद है स्टील डिजाइन में, ये आरसीसी में आएगा। इट विल आल्सो कम इन आरसीसी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अभी हम स्टील की बात कर रहे हैं। ये लिमिट स्टेट डिजाइन में काम आता है, और ये इसके लिए आईएस, कौन सी डिजाइन है लिमिट, आईएस 800-2007 जो आपका कोड है। यहाँ एक बात बता दूं मैं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो 3 बातें मैं बोल रहा हूँ, ये आपके एमसीक्यू में आ सकती हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो अभी आजकल प्रचलन में नहीं है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसमें यूज करते हैं जो टर्म, वो होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा गुणांक। एक होती है प्लास्टिक डिजाइन मेथड, PDM, प्लास्टिक डिजाइन मेथड। इसमें जो फैक्टर काम में लेते हैं वो आता है लोड फैक्टर, भार गुणांक। और एक होती है लिमिट स्टेट मेथड, यानी LSM, लिमिट स्टेट मेथड। इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को काम में लेते हैं, ये जो टर्म है। अब जैसे इसमें 3 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम में लिया जाता है। अब 4 ऑप्शन होंगे, आप कौन सा सही कहेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये क्वेश्चन बन सकता है, लोड फैक्टर काम में लिया जाता है, 4 ऑप्शन होंगे, क्या बोलेंगे, प्लास्टिक डिजाइन मेथड। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर काम में लिया जाता है किसमें, लिमिट स्टेट मेथड। तो इस तरह से आपको ये बातें ध्यान होनी चाहिए। अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं आंशिक सुरक्षा गुणांक, ये किस में काम आता है, ये लिमिट स्टेट डिजाइन में काम आता है। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो अलग अलग होते हैं, भार के लिए अलग होते हैं, पदार्थों के लिए अलग होते हैं। भार के अंदर भी लाइव लोड है, डेड लोड है, अलग अलग प्रकार के भार होते हैं। वो सब आपको टेबल मैंने बता दी थी, उसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये आप वो फिलहाल, चूंकि यहाँ टेबल की भी नहीं जाना आपको, यहाँ तो पूछा गया कि इसके बारे में आंशिक सुरक्षा गुणांक को समझाइए, तो आपने ये पॉइंट लिखने हैं सारे। ये मतलब आंशिक सुरक्षा गुणांक भार एवं पदार्थों के लिए अलग अलग होते हैं, लोड्स के लिए अलग होते हैं, मेटेरियल्स के लिए अलग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में, पेज नंबर 2 है, क्वेश्चन दूसरे का दूसरा ए पार्ट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। देखिए, ये मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि इसका आंसर आपको टेबल में मिलेगा। देखिए, ये लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एवं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए अलग अलग है। मैंने आपको अभी कहा था ना, लोड्स के लिए बिल्कुल होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए अलग है और सर्विसिबिलिटी के लिए अलग है। और इसके जो एब्रिविएशंस है, इनको आपको थोड़ा सा एग्जाम में समझाना चाहिए। DL, LL, WL, CL, AL, ER, EL, ये सभी आपको पेज नंबर 29 टेबल 4 में मिलेंगे। पेज नंबर 29 टेबल 4, ये देखिएगा, कोड का पेज नंबर 29 और टेबल नंबर 4 में इस पर डिस्कस कर चुका था एक पिछले किसी क्वेश्चन के अंदर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
जरा पढ़े ध्यान से इसको। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स, गामा एफ फॉर लिमिट स्टेट्स। ये है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, ये है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। नॉर्मली अपन जब सवाल करते हैं कोई डिजाइन का और आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुणा करना होता है डिजाइन लोड निकालने के लिए, तो आप स्ट्रेंथ वाला फैक्टर ही काम में लेते हैं। और इसमें भी मैंने आपको देखो एन सर्कल कर रखा है, ये वाला 1.5 भी काम लेते, ध्यान दो, बाकी काम नहीं लेते हैं। अब बात आती है लोड की, अलग अलग, जैसे डीएल था ना, लिखा था डीएल। डीएल का मतलब होता है डेड लोड। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, इनको समझाऊंगा डेड लोड क्या क्या होता है, लाइव लोड क्या क्या होता है। डेड लोड, ये क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार के, ये आरसीसी में भी आएंगे और उनके उत्तर भी लगभग ऐसे ही होंगे सारे, क्योंकि स्ट्रक्चर चाहे आरसीसी का हो चाहे स्टील का हो, बातें तो वही होती है डिजाइन के अंदर। यानी जो ऊपर से बाहर आता है जिसको रजिस्ट करना, बाहर तो वही है। आप डिजाइन जो करते हो स्टील का करते हो, आरसीसी की आपकी चॉइस होती है, लेकिन जो ऊपर से जो बाहर आते हैं वो थोड़ी बदल जाएंगे आपके लिए, वो तो वही रहेंगे ना। तो डेड लोड है डीएल, लाइव लोड एलएल। इसको इम्पोज लोड भी कहते हैं, लाइव लोड को कई बार कहते हैं इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं इसको, लेकिन एवरेज में इसको एलएल लिखा जाएगा, लाइव लोड। डब्ल्यूएल विंड लोड, ये करके खास विंड लोड जो होता है ये रूफ ट्रस के डिजाइन करते हैं ना, जो आपके कोर्स में नहीं है, रूफ ट्रस के डिजाइन के अंदर ये काम आता है विंड लोड। लेकिन हाँ, टेंशन मेंबर हो, कंप्रेशन मेंबर हो, उसकी डिजाइन जब की जाती है तो आपको ये अगर कह दिया जाए कि विंड का प्रभाव होता है, उसके कारण स्ट्रेस बदल सकती है, रिवर्स हो सकती है, ये बातें जब कही जाती हैं तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। उस समय हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें काम लेते हैं अलग प्रकार से। ये जो होती है स्ट्रेस परमिसिबल, वो एकदम से चेंज हो जाती है और उसके हिसाब से एल बाई आर रेशियो भी चेंज होते हैं। तो एल बाई आर रेशियो जो होता है तनुतानुपात, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग केस है के लिए। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। डब्ल्यू एल का विंड लोड, फिर आता है सी एल क्रेन लोड, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे भी हो सकता है ये। ए एल एक्सीडेंटल लोड, ई आर इरेक्शन लोड, इरेक्शन का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ना, इरेक्ट करते हैं उस पे। और ई एल अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड। तो ये सब अलग अलग प्रकार के भार है और उनके हिसाब से उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, यहाँ देखिए डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड, इस प्रकार से अलग अलग आपको यहाँ दे रखे हैं, कोड के अंदर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको बता रहे कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, और यहाँ दे रखी है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एकदम से चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर मैं इसको भी समझाने बैठ गया ज्यादा डीप में जाके तो कम से कम 7-8 मिनट और चले जाएंगे, कम से कम। तो आप लोग इसको ध्यान से स्टडी करें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ है लिखा हुआ डी एल प्लस एल एल प्लस सी एल। यहाँ देखिएगा डीएल के अंदर कुछ मिलेगा, एल एल में कुछ मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये डब्ल्यू एल ऑब्लिक ई एरिया खाली पड़ा है। आप एक बार थोड़ा सा स्वयं देखें इसको और फिर मुझे बताएं मैसेज करके ग्रुप के अंदर, तो फिर मैं इसको आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी करने वाली बातें सारी, और लिखा हुआ इसके अंदर सब कुछ है। मैं आपको इतना कह चुका हूँ कि डिजाइन के अंदर हमको हमेशा 1.5 ही काम में लेना है। अभी हमारा जो क्वेश्चन क्या था, अभी हमारा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जब किसी का आंसर देना होता है ना, वहां आप अगर डीप में चले जाते हैं तो उसको कोई ज्यादा एग्जामिनर खुश नहीं होता, उसको इग्नोर कर देता है। उसको टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है बस, कि भाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड क्या होते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये टेबल का उल्लेख करके कुछ बातें लिख देनी चाहिए बस, और ये थोड़ा लोड के बारे में समझा दें, इस प्रकार लोड हो सकता है, इतना लिखना ही काफी होता है, फुल मार्क्स दिला देगा आपको। अगर आप उसके अंदर अंदर घुस के पूरा बहुत डीप में चले गए फिर तो मुश्किल कम हो जाएगा आपको, फिर नंबर आने में मुश्किल आएगी, आपको नंबर कम आएंगे आपके, क्योंकि एग्जामिनर के पास में इतना टाइम ही नहीं होता कि आपकी बातें पढ़ सके, वो टाइम नहीं होता उसके पास में।
तो शॉर्ट एंड स्वीट चाहता है, बिल्कुल बहुत छोटा उत्तर चाहता है। कई बार लिखा होता है, आपने नोट किया होगा पेपर के अंदर कि जो 3 नंबर के क्वेश्चन है उसका उत्तर इतने से ज्यादा पंक्तियों में नहीं होना चाहिए या इससे ज्यादा शब्दों में नहीं होना चाहिए। ये जो इवन 8 नंबर के क्वेश्चन होता है उसमें भी ये नहीं कि आप 7-8 पेज भर दे क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हमेशा आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस टेबल में अगर आपको किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, मैं इसको डीपली समझा सकता हूँ। वैसे ये आपके बाद में जब बीटेक करेंगे तो बहुत काम आएगी आपके। बीटेक करते हैं, आगे आप पीजी करते हैं, आप फील्ड में काम करते हैं, तब ये बहुत ज्यादा काम किया है। अभी सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 1.5 भी काम लाएंगे पार्ट्स विद सेफ्टी फैक्टर। तो ये 12 क्वेश्चन हो गया। 9 13वां, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स, यानी पदार्थों के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ये मैंने अपने मन से बनाया। भाई अगर लोड के लिए पूछा जा सकता है तो पदार्थों के लिए भी पूछा जा सकता है ना, तो मैंने इसका आंसर दे दिया। हालांकि इसको आप जानते हो, ये आप बहुत काम में ले चुके हो डिजाइन के अंदर, लेकिन अभी तक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो इसका कोड के अंदर पेज 30 है, टेबल 5 है, आप बहुत ज्यादा काम में ले चुके हो। टेबल 5 पेज 30, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार इसके बारे में बता दिया है। ये जो आंसर अगर आप पूछ ले कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स गामा एम, तो आपको ये पूरे उत्तर यहाँ मिले हुए हैं। ये बस ये पूरा आंसर है, इसके कंप्लीट आंसर दे रखे हैं इसके, और ये मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखिए, एक तो इल्डिंग में यानी पराभव में, एक बकलिंग में यानी कि बहकाव में, एक अल्टीमेट स्ट्रेस जो होती है। तो ये गामा एमओ, यहाँ भी गामा एमओ ही और यहाँ गामा एमएल, हम इसको कई बार काम में ले चुके हैं। गामा एमओ इन दोनों केसेस के अंदर 1.10 ही होता है, अपन काम ले चुके हैं ये टेंशन मेमोरी एनालिसिस के अंदर। गामा एमएल भी मैं काम ले चुका हूँ 1.25 पहले। अब आती है कनेक्शंस की। कनेक्शन का मतलब 2 तरह के होते हैं ना स्टील में, एक तो बोल्ट और एक वेल्ड। तो बोल्ट की अगर बात करें तो उसमें होता है एक तो फ्रिक्शन टाइप होता है, एक जो बेरिंग टाइप बोल्ट होता है। उसके लिए आपको दे रखी है, अगर ये बोल्ट हो रिवेट आपको चूंकि बोल्ट ही काम में आते हैं, तो चाहे शॉप में काम हो रहा हो यानी कि वेल इक्विप्ड लैब्स में काम हो रहा हो या फील्ड में काम हो रहा हो, दोनों के लिए 1.25 है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। वेल्ड में ध्यान देना है, वेल्ड के अंदर जो होती है, अगर शॉप वेल्डिंग है तो 1.25 है, फील्ड वेल्डिंग है तो 1.50 है। यहाँ विशेष रूप से आपको मैं ध्यान देने को बोलूंगा। अगर कभी सवाल में नहीं कहा गया है कि किस प्रकार की वेल्डिंग है, फील्ड में हो रही है, शॉप में हो रही है। देखिए, शॉप में क्या होता है कि आधुनिक सुविधाएं सारी होती है, सब तरह की सुविधा होती है। फील्ड में आपको चीजें लेके जानी पड़ती है वहां काम करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में कभी वेल्डिंग की बात आ जाए और कुछ नहीं पता हो, आपको मैं राय देता हूँ फील्ड मानना चाहिए हमेशा। हालांकि आप अगर शॉप मानते हुए 1.25 लेंगे तो गलत नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मली काम जो वेल्डिंग का होता है फील्ड में ही होता है, ठीक है ना। तो 1.50 काम है, ये मेरा मानना है। तो इस तरह से मैंने आपको ये 13वां क्वेश्चन भी बता दिया अच्छे से। अब अंतिम, भाई तो मैंने 13 क्वेश्चन आपको 3 नंबर बताए इस यूनिट के अंदर, लेकिन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या करना चाहिए, मैं लिख दिया सभी यहाँ पे, देखिएगा ये भी देख लें। पहला, वेरियस क्वेश्चंस ऑन इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ प्लेट्स। अरे भाई, प्लेट का इफेक्टिव नेट एरिया निकालते हैं ना, याद करो एक मैंने फॉर्मूला बताया था, वो मैंने उस फॉर्मूले में मैंने एक बार गलती से वो PS² अपॉन 2G लिख दिया था 4G की जगह पर। कुछ बच्चों ने मुझे कहा भी था, तो मैंने उसको बाद में समझा दिया, कभी कोई मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, हम भी इंसान ही है। तो वही वाली चीज, वो फॉर्मूला, उसको काम में लेके अलग अलग जो सेक्शंस लेके आप इफेक्टिव नेट एरिया निकालेंगे। एक्चुअली इफेक्टिव नेट एरिया जिस सेक्शन पर सबसे कम होता है वो क्रिटिकल होता है, वहां पे वो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है।
तो इस पे क्वेश्चन आ सकते 3 नंबर। आपको पूरा प्लेट का सेक्शन दे दिया, बोल्ट कहाँ लगे दे दिया, और आपको सेक्शन भी दे दिया, इस सेक्शन 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ए नेट इफेक्ट निकालिए, वो फॉर्मूला लगा के निकालना है आपको बस। इस पे क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है। तो खूब किताबों में खूब सारे सवाल दे रखे हैं, आप देखें इनको। फिर ए नेट एंड ए नेट इफेक्टिव फॉर एंगल सेक्शंस बोल्टेड हो या वेल्डेड हो। तो इसमें 6.3.3 और 6.3.4 ये पेज है ना आपका कोड का, पेज 33 पर, उसमें दोनों मिल जाएंगे। ए नेट को अगर गुणा कर देंगे अल्फा से तो ए नेट इफेक्टिव है। ये एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, उसके पहले जो प्लेट की बात थी ना, वो पेज नंबर 32 पे 6.3.1, यानी इस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आए थे, सॉल्व भी किए थे। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका अभ्यास करो। अगला टीडीजी, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन पे जो इसकी सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ, कोड में पेज 32 पर आर्टिकल 6.2 है, क्लॉज 6.2, उस पर टीडीजी निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। उस पर आधारित सवाल आ सकता है, छोटा सा 3 नंबर का। फिर टीडीएन, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, देखिए इस पे सवाल कभी कभी भाग्य अच्छे हो तो 8 नंबर का भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन हो तो 3 नंबर का आ सकता है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 पर, क्लॉज 6.3.1, 6.3.3 एंड 6.3.4। फिर फाइंड टीडीबी, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, इस पे 2 सवाल आ चुके हैं, एक या 2 मैंने सोल्व कर रखे हैं पिछले वीडियोस में, आप देख लें। इस पे और भी सवाल आप कर लें, प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके पेज नंबर 33-34 पर है, ये क्रॉस 6.4, 6.4.1, 6.4.2, ये पॉइंट है यहाँ पे बीच में। ये मैंने आपको हिंट दे दिए, आप इन पे और अच्छी तैयारी करें। मैं भी आपको अगले वीडियो में हो सकता है आपको इन अच्छे क्वेश्चन दे भी दूं करने के लिए। और अगर कोई दिक्कत आती है, सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस इन पे, जितने क्वेश्चन कर सकते करो। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, जब अपन छोटे छोटे सवाल करते हैं ना, तो बड़े सवाल की तैयारी अपने आप होती है। आप कई बार सोचते हैं सर एमसीक्यू तो 1 नंबर का होता है। अरे भाई, एमसीक्यू वही कर पाएगा जो डीपली स्टडी करेगा। अगर डीप स्टडी नहीं करेंगे तो आप मल्टीपल चॉइस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू को आप जरा उसको कम मत आंकिए, बड़ा महत्व का है। वैसे 3-3 नंबर के छोटे क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, बहुत महत्व के होते हैं। आप इन क्वेश्चन को सही ढंग से करेंगे तभी 8 नंबर के बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे, इनका बहुत महत्व है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन पे खूब सवाल करो आप, एंड सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस एंड आस्क मी सॉल्व डिफिकल्टीज। कोई भी डिफिकल्टी आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइए, लेकिन ध्यान रखिए अपने हाथ का लिखा हुआ नहीं भेजेंगे कुछ भी, मैं आपको पहले कह देता हूँ। कई बच्चे अपने हाथ से फिगर बना के भेजते हैं, वो क्या है, लिखने में गलती कर जाते हैं, डाटा लिखने में गलती कर जाते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो जहां से क्वेश्चन उठाया आपने, पेपर में से, किताब में से, कहीं से भी, तो उसको पूरा रेफरेंस मुझे भेजें कि सर इस पेज पर इस चीज से मैंने लिया है और ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका जवाब दूंगा डेफिनेटली। अपने हाथ से लिख के नहीं भेजें, कि हाथ से लिखने में क्या पता आप गलती करते, आप वो नहीं पता पड़ेगा आपने गलती कर दी, और मैं फिर उसको समझ नहीं पाऊंगा क्वेश्चन क्या आपको। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा और आपने बहुत सी बातें समझी होंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।